नमस्कार, मैं तनिष्का चौहान। बिजनेस रेमेडीज द्वारा जूम वेबिनार के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक शनिवार वेबिनार किया जाता रहा है। बिजनेस रेमेडीज की इस नॉलेज सीरीज में हमारे द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी समस्या हो या आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबर, हम अपने पाठकों एवं श्रोताओं के लिए सजग हैं। उद्योग व्यवसाय से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे द्वारा 31 जुलाई को की गई इस जूम वेबिनार का मुद्दा रहा है कि किस प्रकार मिलेंगे शिक्षा प्रणाली को नए आयाम। हमारे इस वेबिनार के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर बिस्वजॉय चटर्जी, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर। वेबिनार के दूसरे वक्ता के रूप में थे डॉक्टर संजय बियानी, डायरेक्टर एकेडमिक्स, बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज जयपुर। वेबिनार में तीसरे वक्ता आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार चांदना, जो कि प्रिंसिपल है जेईसीआरसी फाउंडेशन जयपुर के। वेबिनार के चौथे एवं अंतिम वक्ता रहे डॉक्टर प्रकाश रमानी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। आइए बढ़ते हैं वेबिनार की तरफ। मैं पुनीत जैन स्वागत करता हूं आप सभी सीनियर पैनलिस्ट का बिजनेस रेमेडीज में आज की वेबिनार में। बिजनेस रेमेडीज ने कोशिश करी है प्रिंट मीडिया के बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी अपने आप को परफॉर्म करने की और सरकार तक सभी मुद्दों को पहुंचाने की। आज का जो है इस टाइमिंग के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक ने फेस किया है अपने आप को या किसी को फेस किया है तो यही है शिक्षा प्रणाली जो है, जो फेस कर रही है। अभी तक एजुकेशन सिस्टम जो फेस करता आ रहा है और अभी भी नहीं लग पा रहा कि किस तरह से आगे का फ्यूचर रहेगा, किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाएंगे सिस्टम को। हमने समझने की कोशिश करी आज के इस वेबिनार के साथ में में कारोबारी संभावनाओं को लेके, कॉपीराइट और पेटेंट को लेके, स्टॉक मार्केट उसमें आगे की रणनीति रहेगी और कई इंडस्ट्रियल मुद्दों पे हमने वेबिनार करी है। इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कोविड की तीसरी लहर सितंबर में आने की संभावना बन रही है, जहां एक अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद सब कुछ वापस स्टार्ट हो जाएगा, एक बार अनाउंसमेंट भी हुआ कि 2 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी और अगले दिन ही वापस से मुख्यमंत्री महोदय ने वापस से उस अनाउंसमेंट को वापस ले लिया है। तो ओवरऑल अब ये जो कठिन दौर है और हमने देखा कि कोविड की जो तीसरी लहर है वो बच्चों के लिए ही स्पेशली काफी घातक है। आगे किस तरह से सिस्टम ओपन हो पाएंगे, नहीं होगी चीजें सोची है जिससे स्वागत करें आज के इस वेबिनार में। सभी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभावों का इस वेबिनार में स्वागत है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है किस प्रकार शिक्षा प्रणाली को आगे नए आयाम मिलेंगे, इस संदर्भ में मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि करीब 1 साल हो गया शिक्षा जो पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी आई थी केंद्र सरकार, जिस तरीके से जो पहले 10+2 का एक सिस्टम था उसके लिए अभी 5+3+3+4 एक नया सिस्टम केंद्र सरकार की जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें है। लेकिन ड्यू टू कोविड हम उस शिक्षा की जो पॉलिसी है उसके क्या आगे परिणाम होंगे, किस तरीके से हम अडेप्ट कर पाएंगे उसको, वो अभी हम देख नहीं पाए हैं। उसके अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन 6 क्लास से शुरू करने का है, तो कैसे रोजगार परक शिक्षा मिले, कैसे एजुकेशन की जो स्तर को सुधारा जाए, इस पूरे पर इस विषय पर केंद्र सरकार ने काफी गंभीर प्रयास करते हुए शिक्षा पॉलिसी को लेके आए हैं। आज की जो शिक्षा पॉलिसी है उसमें ओवरऑल अभी हम ये देखते हैं कि आज ओलंपिक गेम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो भी आज के संदर्भ में बेहद आवश्यक है। क्योंकि आज हम अगर देखते हैं कि अगर
डायबिटीज या हार्ट अटैक या अदर बीमारी के जो मामले हैं उसमें इंडिया का काफी ऊपर स्थान है। तो इसलिए जो फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, वो भी स्टूडेंट की बहुत आवश्यक है आज के संदर्भ में। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट आज जिस तरीके से पाश्चात्य एजुकेशन और सिस्टम है जिसमें रोजगार परक शिक्षा को स्थान दिया जाता है, लेकिन जो हमारी परंपरा है, साझा परंपरा है, लंबी बहुत ऋषि मुनियों से जो हमने प्राप्त की है, वो भी दर्शन हमारे शिक्षा में जोड़े रहने चाहिए। तो इस सभी सब्जेक्ट पे आज हम हमारे जो अनुभवी पैनलिस्ट हैं उनसे हम आगे चर्चा करेंगे। अब मैं इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए जो इसका परिचय खंड है उस पर आना चाहता हूँ और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं उन्हें शिक्षा और एजुकेशन में बहुत लंबा अनुभव है, तो आप उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए आप अपने जो क्वेश्चन हैं वो आप हमें हमारे क्वेश्चन का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम उठाएंगे आपके क्वेश्चन और पैनलिस्ट से आंसर लेंगे। तो इसमें मैं परिचय खंड में शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले श्रीमान श्री विश्वराय चटर्जी जी, प्रोफेसर डॉक्टर विश्वराय चटर्जी वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर के। आपका स्वागत है सर इस वेबिनार में चटर्जी साहब। दूसरा फिर मैं आना चाहूँगा श्रीमान डॉक्टर संजय बियानी साहब के पास, जो निदेशक हैं एकेडमिक्स बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज इंजीनियरिंग। बहुत लंबा अनुभव है उन्हें बियानी साहब को, और बियानी साहब मोटिवेशनल गुरु भी हैं जो हमेशा स्टूडेंट्स को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। तो बियानी साहब आपका स्वागत है इस वेबिनार में। फिर मैं आना चाहूँगा श्रीमान श्री प्रोफेसर डॉक्टर विनय कुमार जी के पास, विनय कुमार चंदाना जी के पास, जो प्रिंसिपल हैं BE, ME और PhD हैं वे, और JECRC फाउंडेशन जयपुर में आप अभी एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हैं। तो बहुत स्वागत है श्रीमान श्री विनय कुमार जी का। फिर मैं आना चाहूँगा हमारे अनुभवी श्री डॉक्टर प्रकाश रमानी जी के पास, जो प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मणिपाल यूनिवर्सिटी के। तो मणिपाल यूनिवर्सिटी भी एक प्रमुखता से शिक्षा क्षेत्र में काफी प्रमुख एक संस्थान है, तो आपके भी अनुभव का फायदा सभी उठाएंगे। तो आपका स्वागत है सर। अब मैं इसकी विधिवत शुरुआत करते हुए आज लंबे समय से हम प्रोफेसर बियानी साहब को जानते हैं कि वो मोटिवेशनल गुरु। आज का जो सब्जेक्ट है कि किस प्रकार नए आयाम मिलेंगे, जो पॉलिसी आई है उसके संदर्भ में, और आगे आपका क्या मानना है जो भी वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें। तो श्रीमान संजय बियानी जी। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। विश्वराय चटर्जी सर, बात होती रही पर आज आपसे इनडायरेक्टली वर्चुअल मुलाकात हो रही है। आपको बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए ना, वास्तव में जब तक लाइफ में मस्ती नहीं है, क्योंकि आज चारों तरफ सैडनेस है, और जब तक मस्ती नहीं है तब तक आदमी कहाँ कोई करियर में मुकाम हासिल करेगा। और ये बहुत लंबा समय पढ़ने के बाद एक बच्चे को पता चलता है यार पर्सनैलिटी क्या होती है और वास्तव में एजुकेशन का क्या मतलब है। हमने मूवी देखी 3 इडियट और मुझे लगा कि हम सब लोग शायद एजुकेशन को एक क्रैमिंग और लर्निंग प्रोसेस समझ लिए हैं और इंसान का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। तो देखिए ना, जैसे विश्व जॉय, अपना नाम आपका नाम है सर, जैसे जॉय का मतलब है खुशी। जब तक खुशी नहीं है तो ऐसी जिंदगी फिर जीने का मतलब क्या रह जाता है। इधर देखिए ना, प्रकाश रमानी सर बैठे हैं हमारे सामने, प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, और प्रकाश का मतलब होता है कि नॉलेज, ज्ञान। और आजकल हमारी लाइफ में जितनी भी समस्या है सर, मेरे को लगता है वो ज्ञान की कमी से ही है। चाहे हमारा कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम ले लीजिए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस की समस्या ले लीजिए, सब में अज्ञान है। और हमारी जो एजुकेशन जो है ब्रिटिश सिस्टम से, हमने जो एजुकेशन सिस्टम बनी जहाँ पे मटेरियल सब कुछ था, सिर्फ पदार्थ और प्रोडक्ट ही सब कुछ था, उसी दिशा में हम एक डिसिप्लिनरी एजुकेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। हमारे पास तीसरे जो विनय कुमार सर है, तो विनय देखिए ना, आजकल अगर कोई आदमी विनयशील हो जाए तो मुझे बताइए उसमें सकारात्मकता कितनी आ जाती है। पर विनय का क्या बात है सर। अगर विनय आ जाए, अगर बच्चों को थैंक यू बोलना आ जाए, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, इस नेचर को, इस कायनात को,
तो मुझे लगता है कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और देखिए ना, आज जो हमारे पास है, जो बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर भी बैठे हैं, उनका नाम भी देखिए ना, धैर्यवर्धन। और आजकल धैर्य है ही नहीं किसी के अंदर, सब कुछ तुरंत इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, सब इंस्टेंट चाहिए। और इंस्टेंट कुछ होता नहीं है, प्रकृति का एक पौधा भी धीरे धीरे बढ़ता है, वो इंस्टेंट कहाँ बढ़ जाता है। और धैर्य कितनी बड़ी शक्ति है। तो मुझे लगता है हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, ना तो हमें धैर्य दे पा रही है, ना जॉय दे पा रही है, ना वो हमारे आज की एजुकेशन जो है हमारे को कोई ज्ञान, यानी का रियल मतलब होता है खुद को जानना। जब इंसान खुद को जान लेता है तो मुझे लगता है सब कुछ जान जाता है। और हमारा पूरा लिटरेचर, पूरा एजुकेशन खुद को जानने पे आधारित था। हमारी सबसे बेहतरीन पुस्तक, सबसे बढ़िया लिटरेचर, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड जो हमारा लिटरेचर है, भगवत गीता, जिसमें हम अपनी भावनाओं को जानते हैं, अपने विचारों को जानते हैं, अपनी सेंसेस को जानते हैं, गॉड को जानते हैं, सोल को जानते हैं, एनर्जी को जानते हैं, हमारे अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जिसे हम सत, रज, तम कहते हैं, उसको जानते हैं। वो भी मिसिंग है। मतलब हम किसको क्या जान रहे हैं हम लोग, और बच्चों का नॉलेज कितना बाहरी है। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। नॉलेज को इंटरडिसिप्लिनरी करने की जरूरत है, नॉलेज को पर्सनैलिटी से जोड़ने की जरूरत है, और नॉलेज को ज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ने की जरूरत है। और मुझे तो ऐसा लगता है जब मैं सब लोगों से मिलता हूँ कि हमारी अवेयरनेस का लेवल ही बहुत कम है। अगर हमारा अवेयरनेस का लेवल बढ़ जाए ना, अब ज्यादातर लोग सोए हुए हैं और शिक्षा जगा नहीं रही बल्कि और सुला रही है। जो क्रैमिंग कर रहा है उसको पता भी नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या। तो मुझे वो लगता है कि पढ़ना एक बात है, फिर उसे याद कर लेना एक अलग बात है, फिर उसे मान लेना एक अलग बात है, फिर उसे जान लेना एक अलग बात है। तो हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम जानने तक तो पहुंचती नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे को याद करा रही है। और हर एक बच्चे को पूछ लीजिए, वो बीटेक 3 ईयर में है, 3rd ईयर में है, तो फर्स्ट ईयर की चीजें भूल चुका है। तो हम एक तरह से चीजों को क्रैम कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और वॉमिट कर देते हैं एग्जाम में जाकर। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है, और उसमें कहीं भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात नहीं होती। और अगर कोई ना पेरेंट्स पूछता है, ना कभी कोई टीचर पूछता है कि बेटा तूने कभी थैंक यू बोला आज के दिन में, किसी को सॉरी बोला किसी को आज के दिन में, किसी को बोला मे आई हेल्प यू प्लीज। नोबडी इज केयरिंग। एवरीबडी की अपनी क्लास में नंबर 1 आए कि नहीं आए, किसी के सिर पे पांव रखकर आप पहले नंबर पे आए नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट रैंक की फाइट में लग गए हैं, और हमने बहुत कैटेगराइजेशन कर दिया है। जो डॉक्टर, जो मेडिकल परीक्षा कर रहा है वो नंबर 1 के स्टूडेंट है, जो उसके बाद में जो IITs में जाते हैं वो 2 नंबर के स्टूडेंट्स हैं, और हमने ऐसा कैटेगराइजेशन कर दिया, जबकि हर इंडिविजुअल एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो मुझे लग रहा है काफी बदलाव तो आए हैं, किए गए नई एजुकेशन पॉलिसी में, पर बहुत धीमे बदलाव है ये। मैं अभी कुछ समय पहले जापान गया और मैंने देखा लोगों का हैप्पीनेस का लेवल, लोगों का फोकस का लेवल, लोगों का एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो मुझे लगा हम वास्तव में कितने पिछड़े हुए हैं अभी। हम बहुत कहते हैं कि हम विश्व गुरु है, लेकिन वास्तव में अंधकार ही अंधकार दिखता है मुझे तो यहाँ पे। और हम जापान में टेक्नोलॉजी वाइज, वैल्यू सिस्टम वाइज, एटिकेट वाइज बहुत पिछड़े हुए हैं। और आज देखिए ना, ओलंपिक हो रहे हैं, एक स्वर्ण मेडल के लिए तड़प रहे हैं हम लोग। ये हमारी एजुकेशन और हमारी यूथ का जो तरीका है, पढ़ने का जो तरीका है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी व्यक्ति के अंदर शरीर की कोई कमी है, कि बुद्धि की कोई कमी है, कि भावनाओं की कोई कमी है। और इस अर्थ के ऊपर भगवान ने जितने भी पुरुष बनाए, चाहे अमेरिका में बनाए, चाहे जापान में बनाए, चाहे हिंदुस्तान में बनाए, सबको काबिल और सबको कॉम्पिटेंट बनाए। लेकिन हमारी जो बुनियादी एजुकेशन है वो उसको फ्लरिश कर ही नहीं पा रही है। और बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो जब हम बाहर जाते हैं और कंपेयर करते हैं हमारे सिस्टम में क्या फर्क है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम है कैसी। मैंने वहां देखा कि 10 तक क्लास के, जब बच्चा 10 तक हो जाता है, पढ़ता है, तब तक उसे ये गणित और ये पहाड़े और ये सम और, बल्कि उसको वास्तव में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। और वहाँ का हर बच्चा, चाहे वो 4th क्लास में हो या 3rd क्लास में हो, वो आप उसको लाइन में खड़े हुए और इतना डिसिप्लिन देखेंगे, चाहे वो बस के सामने खड़ा हो, चाहे बस की वेट कर रहा हो, चाहे अपनी स्कूल बस की वेट कर रहा हो, चाहे कहीं भी लाइन है, हर आदमी इतना डिसिप्लिन। तो सिविलाइजेशन देखिए ना, रियल सिविलाइजेशन कहाँ है, तो हम बहुत पिछड़े हैं। और पिछड़े हैं तो कुछ तो गलती की होगी हमने। अगर हम आज वास्तव में पिछड़े हुए हैं वर्ल्ड में, और हमारे यहाँ डेवलपमेंट कम हुआ, हम गोल्ड मेडल कम ला पाते हैं, हमारी जीडीपी इतनी अच्छी नहीं है, हमारे को पैसे के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, हमारे सरकारी तंत्र जो है भ्रष्टता से भर चुका है,
हमारे पॉलिटिशियन जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो देयर इज सम वीकनेस इन एजुकेशन। बुनियाद तो एजुकेशन से होगी ना। अगर आज कोई भी कमी है तो उसके पीछे, चाहे वो डॉक्टर बनाओ चाहे वो इंजीनियर बनाओ, वो सब स्कूल से निकले होंगे। तो अगर पूरी सोसाइटी के अंदर लोग बिखरे हुए हैं, लोगों में नैतिकता नहीं है, लोग देना नहीं चाहते, लोग अपने देश से मांगना ही मांगना चाहते हैं, मेरा ये अधिकार, मेरा ये राइट, जहाँ कोई तो जैसे अभी कोविड के टाइम पे निराशा का माहौल है, बच्चे घर पे ही हैं, एक फोबिया सा हो गया है कि बाहर जाके किस तरीके से करेंगे। तो इस निराशा से जो छात्र हैं वो कैसे बाहर निकले, उनको क्या करना चाहिए, और आगे भी अगर इस तरह से ऑनलाइन अगर पढ़ना पड़ेगा तो भी उनको किस तरीके से फिजिकल और मेंटली वो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए सर, आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है इस समय कि वो घर में काफी लंबे समय से बैठा हुआ है, और बच्चे जो होते हैं वो, उनके पास जबरदस्त एनर्जी होती है। हमारे जब बच्चा 15, 16, 18 तक पहुंचता है तब तक वो अपनी हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होता है, और उस समय हम उसको बिठा दे, अगर उसे बैठ जाना पड़े, उसे बंद कमरे में रहना पड़े, उसे घर से बाहर नहीं निकला पड़े, तो उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो मैच्योर हो चुके हैं, हमारे में उतनी ऊर्जा नहीं है जितनी एक 18 साल की यूथ में होती है। तो इससे वो कैसे निकले, तो मुझे लगता है कि ये आपने बात पूछी है, उसके लिए सबसे जरूरी हमारी पेरेंटिंग। असली खेल जो होता है वो पेरेंटिंग का होता है, कि वहाँ पिताजी, माँ, बाबूजी, घर में दादा दादी, वो किस तरह से अपने बच्चे के साथ बात कर पा रहे हैं, उनको सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उन्हें कहानियां सुना पा रहे हैं कि नहीं सुना पा रहे हैं, उन्हें जादू की झप्पी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो भी एक मशीन बने हुए हैं तब तो बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। अगर उनके पास देने को कुछ नहीं है, उनका अपना तजुर्बा है, उनका अपना अनुभव है, तो मेरा मानना है कि अगर वास्तव में हम अपने यूथ को ताकतवर बनाना चाहते हैं, ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो घर पे बहुत काम होता है, पर हमें उसके लिए कंसर्न रहना पड़ेगा। अभी हमने ये समझ रखा है कि सारा काम स्कूल और कॉलेज में होता है बच्चे के पढ़ने पढ़ाने का, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ फीस भरना है। मुझे लगता है कि ये सब गलत है। पढ़ाई घर पे भी हो सकती है, और मैंने तो फिर बताया मेरी लाइफ का जो एसेंस मैं आपको देना चाहता हूँ, जो समरी देना चाहता हूँ, जो मैं अपने अनुभव की बात बताना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि ये बातें बहुत कम लोगों को समझ होगी, शायद मुझे ऐसा लगता है, पर असली जो मजा है ना वो अंदर है, बाहर नहीं, और ये भगवत गीता सिखाती है। सो अगर हमने अपने ही नॉलेज को, अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को, जो कभी दादा से सुना होगा, चाहे हमारे लिटरेचर से हमने सीखा होगा, जिसको अभी हमने हीन भावना के कारण उसको छोड़ रखा है, उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज बच्चों को 10 मिनट आंख बंद करके अगर ईश्वर के बारे में सोचना बताए तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने घरों में वो संस्कार ही नहीं है, हमने वो कल्चर डेवलप करने की कोशिश नहीं की। एक बच्चे से पूछे हनुमान चालीसा, जो पॉजिटिविटी के गुरु है, जो कहते हैं कि डन हो गया, कोई भी निराशा ही नहीं है, हर समय काम करने की उत्सुकता। हमारा एक 5 मिनट में हनुमान चालीसा बोली जा सकती है, लेकिन आप पूछेंगे ना 100 बच्चों में से, जो हमारा अपना लिटरेचर है, जो हमारी अपनी समझ है, जो हमारे अपने मंदिर है, जो हमारे हर घर घर में जिसकी मूर्ति लगी है, उसके बारे में पूछा जाए इस हनुमान चालीसा, तो आपको देखेंगे 100 में से हार्डली कोई 5-10 बच्चे बोल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि अपने आप को भूलकर, अपने कल्चर को भूल के, अपनी समझ को भूल के, और अपने आप को हीन समझना। संजय जी, आपने अपने गंतव्य में कहा कि पेरेंट्स का काम है, वो ऐसा समझते हैं कि फीस देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या पेरेंट्स आज की तारीख में वो काम भी परिपूर्ण तरीके से कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से फीस को लेके बीच में बातचीत चली थी, और हमने देखा कि फीस को लेकर मतलब फीस भी नहीं आ पाई, स्कूल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आपस में उसको लेके भी कई तरह की बातें चल रही है, तो क्या वो उसकी भी भरपाई कर पा रहे हैं पेरेंट्स? हाँ, आपने सही बोला है, क्योंकि आपका अखबार का नाम है बिजनेस रेमेडीज, तो आपने बिल्कुल वो रेमेडीज और बिजनेस से रिलेटेड, बिल्कुल मुद्रा से रिलेटेड बात पूछी है। वैसे मैं आपको नाम पहले बता देता हूँ, पुनीत सर, आप जो आपका नाम रह गया था, पुनीत का मतलब होता है, पुनीत काम तभी होता है जब हम बोलते हैं कि वो दूसरे के लिए किया जाए, और जो काम अपने लिए होता है वो कभी पुनीत नहीं हो सकता। तो आपने ये बिजनेस रेमेडीज अखबार भी स्टार्ट करके अच्छा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि बिजनेस में भी मैं देखता हूँ पॉजिटिविटी की कमी है, और अगर हमारे वेबिनार भी एक अवेयरनेस ही है। बिल्कुल आज अवेयरनेस आप लोग ये क्रिएट कर रहे हैं। आपने पूछा पेरेंट्स की, वो तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सब स्कूल्स, जितने भी स्कूल्स है,
चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी कह दीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज कह दीजिए, इन पॉलिसीज के कारण स्कूल और कॉलेजेस को काफी समस्याएं भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक गलत अफवाह फैला दी गई कि नो स्कूल नो फीस, और इस तरह की पॉलिसी सरकार के द्वारा फैलाई गई। और इस पॉलिसी के कारण क्या हो गया, पब्लिक भी भ्रांति में आ गई और पब्लिक ने भी ये समझा ही नहीं है। तो जो और अल्टीमेटली जब जो न्याय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए, उसके बाद में जो है वो पेरेंट को बड़ी दिक्कत आई। और जब ये गवर्नमेंट इस तरह की बात करने लगी कि नो एजुकेशन नो फीस, नो स्कूल नो फीस, यानी कि टीचर्स को भी छोड़ दो आप और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी छोड़ दीजिए और सबको स्कूल्स को अपने, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए जनता ने तैयार किया है। मानता हूँ इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ गफलत हुई होगी कुछ, लेकिन कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। आपके पास आएंगे सर, हम अभी उसके समय सीमा को ध्यान रखते हुए अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं सेमिनार वेबिनार को। आपके पास आएंगे संजय जी हम लोग जरूर जी। अभी मैं आना चाहता हूँ, हमारे जो डॉक्टर विश्वराय चटर्जी सर हैं, वे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे विचार रखेंगे। सर इस पॉलिसी में हमने ये देखा कि 6th क्लास से जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, एक इस संदर्भ में मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि जाति प्रथा हिंदुस्तान में चलती है, बहुत लंबे समय से चलती है, लेकिन जो जात शब्द का जो अभ्रंश शब्द है वो है ज्ञात। ज्ञात से जात बना है, यानी कि आपको क्या ज्ञात है उससे आपकी जात डिसाइड होती थी, और बचपन से ही बच्चों को उस पर्टिकुलर एजुकेशन दी जाती थी। आज इस नई एजुकेशन पॉलिसी में 6th क्लास से एक वो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है जो रोजगार परक बनाएगी, तो उसमें मैं आपके विचार जानना चाहूंगा सर। श्रीमान चटर्जी साहब, सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओके, मेरा आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू। तो एक्चुअली देखिए, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान जिस चीज पे दिया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाया गया है, वो है इंक्रीजिंग द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब जितने बच्चे स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं या पढ़ नहीं पाते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए, हाउ दे कैन बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम। तो इसमें अगर आप स्कूल की बात करो तो गवर्नमेंट का जो अभी टारगेट है, जो बताया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कि 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन विल बी ब्रॉट बैक इनटू मेन स्ट्रीम। 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन को मेन स्ट्रीम में वापस लाया जाएगा। एंड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो अगर आप कॉलेज एजुकेशन के बात करो तो कॉलेज एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो करीब में भी अभी 26.3% है। आप 2018 के बात करो तो GER जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 26.3% है, उसको 50% तक लाया जाएगा बाय 2035। इसको मद्देनजर रखते हुए ये पॉलिसी बनाया गया है। तो आप जैसे बात किए प्रोफेशनल एजुकेशन विल बी एंश्योर्ड, इसमें ये चीज को भी ध्यान दिया गया है कि एक बच्चे जब काबिल बन जाए तो पैरेलल टू स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन ही कैन गेट इनटू इंटर्नशिप्स। वो जाके कंपनी में काम कर सके, करके ही कैन अर्न ऑल्सो लर्न ऑल्सो। क्योंकि हम जब एक बच्चा जब इंटर्नशिप करते हैं, इंडस्ट्री में जाके काम करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ उसको एक्चुअल में इंडस्ट्री में भी काम करने का मौका मिलता है, उससे भी उसका सीख होता है। तो लर्निंग एंड अर्निंग कैन हैपन पैरेलली। और इससे ये सुविधा भी है, जो बच्चे पूरा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मान लो टोटल एजुकेशन विदाउट एनी वर्क, तो दो स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अफोर्ड द एजुकेशन एंड दे विल बी ब्रॉट बैक। तो मैं जितने पॉइंट आपको अगले 5 मिनट के अंदर बताने की कोशिश करूंगा, आप ख्याल रखिए हर पॉइंट में कहीं ना कहीं ये चीज को ध्यान रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोलमेंट हो, मेन स्ट्रीम में वापस आए। जैसे कि मैं बताया 2 करोड़ स्कूल चिल्ड्रन एंड 26.3% to 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। अब देखिए क्या बोला गया है, ओपन लर्निंग इज टू बी अलाउड।
NIOS एंड स्टेट ओपन स्कूल्स इसको क्लास 3, क्लास 5, क्लास 8 अलग अलग सिलेबस बताया गया है एंड द स्टूडेंट्स कैन गेट इनटू ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग से यह सुविधा है कि एक बच्चा अगर स्कूल ना भी जा पाए, in an open school he can actually learn। इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा। इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर कैसे बताया जाएगा, इसका टोटल पॉलिसी भी, इसका डिटेल्स भी बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन इतना है बताया, इतना समझ में आता है कि जो एजुकेशन सेंटर बनाया जाएगा वो ऐसे हो सकता है कि छोटा छोटा स्कूल हर जिले में, हर गांव में, या तो मूविंग व्हीकल्स के अंदर पढ़ाई, इस तरह का इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर लाया जाएगा ताकि जो बच्चे काम कर रहा है खेत में, वो काम के बीच में जा जाके गाड़ी में बैठ के भी पढ़ाई कर सके मूविंग व्हीकल्स के अंदर। दिस इज व्हाट वी आर गेसिंग जब ये टर्म यूज किया गया है, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स। ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग लेवल्स, पॉलिसी में यह बताया गया है कि हर लेवल में गवर्नमेंट ट्रैक करेगी कि कौन से स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, कर रहे हैं, और कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ दिया या छोड़ दी। तो उसको अगर गवर्नमेंट ट्रैक करे तो जो बच्चे पढ़ाई छोड़ दिया या छोड़ दी उसको बुला के दोबारा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करके हो सकता है मेन स्ट्रीम में उसको लाया जा सके। फैसिलिटेटिंग मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग। मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग मतलब क्या? ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ओपन स्कूल भी हो सकता है, नॉर्मल स्कूल भी हो सकता है, आंगनवाड़ी भी हो सकता है। तो मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग फैसिलिटेट किया जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है ग्रेड्स 10, ग्रेड्स 12 में जैसे सीमित था सेकेंडरी एजुकेशन मतलब एग्जाम, उसको भी डिवाइड कर दिया गया है। उससे क्या होगा, एक बच्चे मान लो क्लास 3 में एग्जाम दे, क्लास 5 में एग्जाम दे, क्लास 8 में एग्जाम दे, तब तक का उसका पढ़ाई जो है रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ताकि कोई बच्चा छोड़ भी दिया मान लो तो जब तक का पढ़ाई किए है उतना पढ़ाई उसका रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेस आएगा, एडल्ट लिटरेसी आएगा। एडल्ट लिटरेसी मतलब जो पढ़ाई छोड़ दिया वो एडल्टहुड में भी आके पढ़ाई में भर्ती हो सकता है। सो ऑल दिस पॉलिसीज विल बी फ्रेम्ड, इट विल बी फॉर्मुलेटेड इन अ प्रॉपर वे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था 10+2 स्ट्रक्चर स्कूल में, उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4, मतलब 3 साल से 8 साल तक पढ़ाई, 8 साल में एग्जाम। 8 साल तक आप जो पढ़े हो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। 8 to 11, 8 साल से 11 साल तक आप जो पढ़े हो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ताकि आप ड्रॉप आउट भी हो गए तो जितना पढ़ाई आप किए हो उसका आप एक नाम दे सको। आज एक बच्चा मान लो क्लास 8 में छोड़ दिया तो आप उसको क्या बोलते हो? आप बोलते हो ये सेकेंडरी पास भी नहीं है। लेकिन क्लास 10 का एग्जाम दे दिया हो तो आप बोलते हो कि ये बच्चा सेकेंडरी एग्जाम पास कर चुका है, ही इज सेकेंडरी पास। तो वो इंश्योर करने के लिए 8 साल में एग्जाम, 11 साल में एग्जाम, 14 साल में एग्जाम, 18 साल में एग्जाम, तो 12 साल का स्कूलिंग जिसमें 3 साल का आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग, ये चीज बताया गया है। इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मेशंस हो गए, छोटा छोटा फ्रेमवर्क फॉर्मेशन होंगे, जैसे नेशनल करिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एक बच्चा छोटा रहते उस पे केयर दिया जाएगा ताकि उसको पढ़ाई छोड़ना ना पड़े। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये सारे चीज पर ध्यान देते हुए अलग अलग बॉडी फ्रेम किया जाएगा। हाँ बोलिए सर। अभी जो 10+2 का जो एक सिस्टम है जिसके अंदर हम 11th में सब्जेक्ट लेते हैं, तो अभी ये इसमें जो पॉलिसी आई है 5+3+3 वाली जो पॉलिसी, तो इसमें ये कहा गया है कि 9th क्लास में आपके पास सब्जेक्ट लेने की वो रहेगी कि 9th क्लास में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज करें। तो काफी पहले से हम पर्टिकुलर ये पॉलिसी का जो चेंज आया है कि कितना आप अच्छा मानते हैं स्टूडेंट के लिए कि वो 9th क्लास से ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करके आगे? देखिए 9th क्लास में जो सब्जेक्ट चूज करने की बात आई है
इसका मतलब है कि एक बच्चा शुरुआत से ही चूज कर सकते हैं उसको कौन से डोमेन में स्पेशलाइज्ड बनना है। मान लो मुझे कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइज बनना है, मान लो मुझे कई और चीज में स्पेशलाइज बनना है, तो वो चीज को कर सकते हैं। लेकिन एक चीज पे आपको दूसरा चीज पे भी ध्यान देना होगा। देखिए, अगर आप कॉलेज एजुकेशन की बात करो तो ये बात भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि देयर शुड बी नो डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बिटवीन साइंस एंड आर्ट्स एंड यू विल हैव टू अलाउ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा यह भी बताना चाहता हूं कि मान लो एक बच्चा, आज हम इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग एक यूनिवर्सिटी में हूं, तो मैं इतना बताता हूं आपको कि हम लोग जब साइंस इंजीनियरिंग में अलाउ करते हैं एक बच्चा को, हम देखते हैं उसका मैथ्स है, उसका केमिस्ट्री है, उसका फिजिक्स है, ये कौन सा सब्जेक्ट है। यहां पे बताया जा रहा है अ स्टूडेंट हु इज टेकिंग एडमिशन इन इंजीनियरिंग और अदर डोमेन्स, it might be possible that he is having physics, mathematics and history. उसके पास केमिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री है। तो डिफरेंट डोमेन से आ सकते हैं। तो मान लो एक बच्चा अगर गलती भी कर दे, शुरुआत में बचपन में गलती भी कर दे कि मैं सब्जेक्ट चूज करने में गलती कर दिया, फिर भी बाद में जाके बिकॉज ऑफ दिस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वो आपके कोर्स के क्रेडिट ऐसे चूज कर सकते हैं कि ही कैन फोकस टुवर्ड्स द अदर डोमेन ऑल्सो। जैसे मैं बताया, मान लो एक बच्चा का मैथ्स का कुछ क्रेडिट लेके आया है, फिजिक्स का कुछ क्रेडिट लेके आया है, ज्यादातर सब्जेक्ट उसका आर्ट्स का भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज क्रेडिट्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आई शुड बी अलाउइंग दैट स्टूडेंट टू स्टडी इंजीनियरिंग ऑल्सो। ये बात को आपको ध्यान करंट एकेडमिक ईयर से लागू होगा ये न्यूज़? देखिए, करंट एकेडमिक ईयर से तो लागू होना मुश्किल है, क्योंकि द फ्रेमवर्क्स दैट हैज बीन मेंशन्ड, ये जो चीज फ्रेमवर्क बोला गया है, एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। आप जानते हो मोदी जी कल ही एड्रेस किए हैं, प्राइम मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड यस्टरडे ओनली, जिसमें उन्होंने बताया ये फ्रेमवर्क बनाना पूरा चल रहा है। तो वी हैव टू वेट अ लिटिल बिट फॉर द फ्रेमवर्क्स टू कम। इस साल से तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों को समझने में भी तो 1 साल लग गया। ये चीज को हम लोगों को ही समझ में 1 साल, आप लोगों को समझना तो नेक्स्ट, समझाने के बाद तो नेक्स्ट आता है जनरल पब्लिक को, लेकिन हम लोगों को समझने में भी 1 साल लग गया। तो हाँ, अभी वेबिनार के समय सीमा को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं इस वेबिनार को। चटर्जी साहब आपके पास आते हैं फिर बहुत अच्छा तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट देववर्धन जी मैं करना चाहता हूँ। एक तो जो भी स्टूडेंट, जितने भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हमारे इस वेबिनार को देख रहे हैं, और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप हमारे बाद में हमारे द्वारा बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल पे भी इस वेबिनार को पोस्ट किया जाएगा। तो आप कंप्लीटली वेबिनार और हमारे सभी सीनियर पैनलिस्ट का फायदा उस यूट्यूब चैनल पे दिखाई जाने वाली वेबिनार से आप ले सकते हैं। और आप सभी पैनलिस्ट से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि हम जो ग्रुप में और में जो एजुकेशन सिस्टम है, कई बिल्कुल सर। और एक इस समय जुड़े हुए हैं उन सभी के समझ भी रखेंगे। थैंक यू। अब मैं आना चाहूंगा श्रीमान डॉक्टर विनय कुमार चंदना साहब के पास। आप प्रिंसिपल हैं JECRC यूनिवर्सिटी में, और कई बार मैं अग्रवाल साहब से भी आके मिला हूँ, और JECRC यूनिवर्सिटी के कई प्रोग्राम्स मैंने अटेंड भी किए। तो मैंने ये देखा कि JECRC यूनिवर्सिटीज में ओवरऑल डेवलपमेंट पे कई बार आप कई तरह के लिटरेचर से रिलेटेड प्रोग्राम करवाते हैं, कई बार आप गेम्स वगैरह काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो काफ़ी स्टूडेंट के मैंने वहाँ देखा कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आज जानना चाहूँगा सर आपसे कि और क्या होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट और खेलों में फिजिकली मेंटली इस कोविड टाइम में आगे बढ़े। श्रीमान विनय, थैंक यू वेरी मच। पहले तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। आई एम प्रिंसिपल इन जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर एफिलिएटेड टू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एंड JECRC ग्रुप का जो यूनिवर्सिटी है
that is also in Sitapura, approximately 6 to 7 kilometers away from my campus. Now, जब ये लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन का कल्चर शुरू हुआ तो हम लोगों को सबसे बड़ी चिंता यही थी जो बयानी जी ने कहा कि बच्चा तो घर बैठा है पर उसको संस्कार कैसे आएंगे। बयानी जी ने यह भी कहा कि बड़े बूढ़े घर बैठे हैं, उनसे वो बात कैसे करे, अपने गुरुओं से वापस कैसे कनेक्ट करे, और जो एक्टिविटी वो करना चाह रहा था वो एक्टिविटी वो छोड़ दे या उसको किसी तरह उस एक्टिविटी को आगे लेके जाए, इसके ऊपर हम लोगों के ऊपर गहन विचार हुआ। और एक कॉर्नर से स्टार्ट की और वो कॉर्नर ये था, सबसे पहले कल्चरल एक्टिविटीज को हमने पकड़ा। हमने कहा कि अगर आप पहले फैशन शो में आते थे, एक अच्छा सा माहौल होता था कैंपस में, अगर आप सॉन्ग गाते हैं, कोई म्यूजिक करता है, कोई कविता गाता है, तो क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाए। तो हमने 15 दिन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया कि अगर आप फैशन शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप अपने घर की छत पे जाएं और आपकी खुद की वार्डरोब में जो कपड़े हैं और आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं सबके सामने, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी ट्रू पर्सनैलिटी जो है वो निकल के आएगी। तो क्यों ना ऐसी एक्टिविटी की जाए। जो बच्चा कविता गाना चाहता था, जो बच्चा सॉन्ग करना चाहता था, उन सबको हमने कहा कि आप अपने घर में बैठे हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएं, और जितने बच्चे हैं उन सबको उस प्लेटफॉर्म से जोड़ा और उनको ये विश्वास दिलाया कि ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सिस्टम जो है आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी से दूर करना चाहता है। सिर्फ आप में एक मौका देने की ज़रूरत है, वो मौका आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं कि जिसमें आप कहें कि फील्ड गेम्स हो गई, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, इसके लिए कुछ टाइम के लिए उनको इन चीज़ों से दूर किया है। लेकिन जहाँ तक संस्कारों की बात हो गई और पार्टिसिपेशन की बात हो गया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बात हो गया, इसके अंदर बच्चों को भरपूर मौका जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू दिया जा सकता है। कुछ एक दो डिस्कशन चैटर्जी जी और बयानी जी के मैं दोबारा उन डिस्कशंस को वापस लेके आना चाहूँगा। अगर हम सभी ने कहीं ना कहीं पर अपनी कार को कभी ना कभी रिपेयर जरूर करवाया होगा, और जनरली जो है रोड साइड पे जब रिपेयर करवाया और जो रिपेयर करने वाला मैकेनिक है उससे हमने पूछा कि भैया आपने फॉर्मल एजुकेशन इस गाड़ी को रिपेयर करने की कहाँ से ली, तो उसका एक ही जवाब आता है, उस्ताद जी से सीखा था। और वो 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में उस्ताद जी के साथ में क्लीनर लग गया और धीरे धीरे उस्ताद जी ने जितना उसको सिखाया उसने वो सीख लिया। अब आते हैं थोड़ा सा समाज की तरफ। मैं समाज में 2 लोगों से डिफरेंट जो बातचीत किया था, उसमें एक तो बातचीत हुई थी मेरी ज्वेलर से और एक मेरी बात हुई थी, वो वकील हैं जो कि पेटेंट, कॉपीराइट और आईपी दैट इज उस डायरेक्शन में जो है काम करते हैं। और दोनों का अगर आप जो आंसर सुनेंगे इससे रिलेटेड, जो ज्वेलर हैं वो ये कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपने ज्वेलरी के बिजनेस में ही डालना है और मुझे पता है कि मेरे ज्वेलरी के बिजनेस में कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ पर नेगेटिव है। तो आई नो दैट कि इसको कोई भी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन तक करवा दी जाए, बीए, बीकॉम, बीएससी, लेकिन फाइनली मेरे को उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से या फिर अपने घर में उसको एक मेंटरिंग करनी है कि वो फैशन ज्वेलरी डिजाइनिंग कैसे करेगा और हमारे बिजनेस को आगे कैसे ले जाएगा, और वो एजुकेशन उस बिजनेस को आगे ले जाएगी, चाहे वो MBA करे। अब जब वकील साहब से बात करी तो वो कहते हैं कि भी हमने अपनी फैमिली में सबको बता दिया है कि अगर आपको हमारे बिजनेस से अटैच होना है तो एक बेस्ट ऑप्शन आती है पेटेंट एजेंट बनने की। उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, उसके बाद हमें पता है कि आपको हम अपने बिजनेस के साथ एक्सपीरियंस दिलवाएंगे और आप पेटेंट एजेंट बन के हमारे बिजनेस को आगे और आगे लेके जाएंगे। अब इस समाज का जो भी कहना है, क्या ये आम सभी बच्चों तक पहुंचा? क्या हमारे घर का बिजनेस है जिसमें हमने अपने बिजनेस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक लेके गए, अपने एक्सपीरियंस के साथ हमने उस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बना के उसी कम्युनिटी के अंदर बीच में डाल दिया, लेकिन उस चीज़ को हम समाज के सामने लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भी अगर ज्वेलर बनना है तो ज्वेलर बनना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, ये उनको समझाना पड़ेगा और बच्चों के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अब हम आते हैं स्किल डेवलपमेंट की तरफ। अगर आप किसी एक स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं और वो कहें कि मैंने एक CNC मशीन उसको लगाया है और हमारे आसपास के जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ पर सभी लोग पुरानी लेथ मशीन पे काम करते हैं, मैं वहाँ से सारी लेबर को लाकर CNC मशीन के अंदर मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो फैक्ट्री ओनर कहता है नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये स्किल हो गया तो मुझे उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी और वो फिर स्किल लेबर की तरह मेरे से डिमांड करेगा, मैं उसको लोकली मेरी ज़रूरत है वो पूरी हो रही है।
समाज के हर एक तबके को साथ लेके आना पड़ेगा। आपने रिजर्वेशन की भी बात थोड़ी सी छेड़ी थी। कहीं ना कहीं पर इस चीज को सोचना होगा कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट अगर उसको रिजर्वेशन से कहीं पर डॉक्टर, इंजीनियर, या उसकी रिजर्वेशन से कहीं पर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, उस डायरेक्शन में वो उस ऊंचाई को छू चुका है जहां पर अब आगे उसे अपने बच्चों को वो परवरिश कर सकता है, इस बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है कि उसको वॉलेंट्री ये लिख के दे देना चाहिए कि जो बेनिफिट मुझे गवर्नमेंट दे रही थी, अब आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली, और मैं अब वो बेनिफिट पास ऑन करना चाहता हूँ उन लोगों की तरफ जो कि डिप्राइव्ड हैं, और मैं इस बेनिफिट को छोड़ना चाह रहा हूँ। इन चीज़ों को भी समाज के सामने लाना पड़ेगा और बच्चों को स्कूल लेवल से ही एजुकेट करना पड़ेगा कि कहाँ पर जो है, अगर आप कहीं एडमिशन लेते हैं, किसी भी लेवल पे एडमिशन लेते हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, सिर्फ समाज को साथ आना पड़ेगा। और अगर एक बार समाज साथ आ गया तो आप जितनी भी चीजें करना चाह रहे हैं वो पॉलिसी को आप कन्वर्ट कर पाएंगे ग्राउंड लेवल पे, अदरवाइज वो पेपर में रह जाएंगी और 10 साल के बाद हम वापस यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि ये पॉलिसी तो बनी थी लेकिन पता नहीं ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई। अनंत साहब, आपसे समझना चाहते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, तो कितना आपको सही लगती है गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रेजेंट टाइम में, जिस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज अभी एजुकेशन सिस्टम को लेकर आई है, तो आपका विचार जानना चाहता हूं सर उस पर। सर, ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी आई है, जो चटर्जी साहब ने भी डिस्कस करी है और हम लोगों ने भी ठीक से पढ़ी है, ये मेरे हिसाब से तो आज से 10 साल पहले आ जानी चाहिए थी। इसको आने में बहुत टाइम लग गया है। क्यों टाइम लगा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं ये मानूंगा कि चलिए सभी इंस्टीट्यूशन एक क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, पर बच्चे के पास वो चूज करने का, इंस्टीट्यूशन चूज करने का या प्रोग्राम को चूज करने का, ये कोर्स को चूज करने का जो उसको अथॉरिटी है, जो हक है, वो अब बच्चे को दिया जा रहा है। मैं एक बार एक इंस्टीट्यूशन में एक प्रोग्राम में एडमिशन ले लेता हूं, जैसे आपने कहा 9th क्लास में आप अपना एक स्ट्रीमलाइन चूज कर लीजिए। मैं फर्स्ट ईयर में वहां पहुंच गया और फर्स्ट ईयर में पहुंचने के बाद लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि कॉमर्स अच्छी नहीं है, मुझे शायद आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि कुछ क्रेडिट कोर्सेज आर्ट्स के लेते हैं, अभी मैं इस कॉलेज को छोड़ देता हूँ, अपने सारे क्रेडिट्स को मैं डिजिटल क्रेडिट्स में लेता हूँ और उसके साथ एक दूसरे कॉलेज में जाता हूँ जहाँ पर आर्ट्स की एजुकेशन अच्छी है, और मैं अपने करियर को किसी भी लेवल के ऊपर कहीं पर भी चेंज कर देता हूँ। ना कि जो पहला एजुकेशन सिस्टम है कि एक बार इंजीनियरिंग में घुस गए तो या तो मैं इंजीनियर बन के ही बाहर निकलूंगा, नहीं तो फिर मुझे वापस लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि कॉमर्स और आर्ट्स में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या करूं मैं। या फिर अगर मैंने पहले आर्ट्स चूज कर लिया है और बीए के अंदर जाके मुझे सेकेंड ईयर में लगता है कि शायद मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, अब उसके लिए मुझे वापस से फिजिक्स केमिस्ट्री 11th में जाके पढ़नी पड़े, उससे तो बेटर यही है कि मैं सेकेंड ईयर में कुछ क्रेडिट कोर्स ले लूं। इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एक बच्चे ने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया और उसको स्वीडन से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर उसको एमएस करना था, और उसका जो मिनिमम कंडीशन था कि उसके पास 12th में फिजिक्स बायो होनी चाहिए। अब इंजीनियरिंग उसकी खत्म हो चुकी है, उसके पास ऑप्शन थी, उसने ओपन स्कूल से बायोलॉजी का एग्जाम दिया इंजीनियरिंग के बाद, सीबीएसई बोर्ड का, और उसको उसका क्रेडिट स्वीडन के अंदर दिया गया कि आपने किसी भी लेवल पे अगर इसको क्लियर किया है तो हम उसको मान्यता देते हैं। और ये पॉलिसी इसी के ऊपर बात कर रही है कि बच्चे का और पेरेंट्स का और समाज का जब भी जिस भी तरह से डायरेक्शन चेंज करने का उनका मन है और किसी भी लेवल पे एजुकेशन लेने का मन है, तो उसको ये मान्यता देती है। अब इसमें एज बार खत्म हो गई। अगर मेरे को आज 50 साल की उम्र में आकर भी अगर लॉयर बनना और मुझे लगता है तो मैं कुछ क्रेडिट साहब हम बिल्कुल आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की बाध्यता है और हमें क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ भी बढ़ना है। रामानी साहब का भी अभी व्यू जानना बाकी है, तो एक बार को मैं आपको होल्ड करना चाहता हूँ। धीरेवर्धन सर, आपका स्वागत है। आपके पास आते हैं सर। आपके चंद्रना साहब, आपके जो व्यूज है वो हमारे लिए मूल्यवान है। आपके पास आएंगे सर। हम अभी इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान प्रकाश रामानी साहब के पास में आना चाहता हूँ। आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं और एक काफी लंबा अनुभव है आपके पास। आज मैं सर वास्तु स्थिति पर आपकी नजर लेके जाना चाहता हूँ।
सर आज पेटेंट के अंदर अमेरिका नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 पे है और इंडिया का स्थान काफी पीछे है। शोध कार्य और रिसर्च में हम लोग काफी पीछे हैं। आगे पूरी दुनिया में अगर विकासशील है और आगे तेजी से बढ़ने के लिए हमें रिसर्च पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। इस क्षेत्र में क्या ये एजुकेशन पॉलिसी खरी उतरती है या अभी भी रिसर्च और शोध कार्य को करने के लिए अभी भी कोई फोटोकॉपी लगा के आपने वो करनी पड़ती है पीएचडी और उसमें कहीं भी कोई हमें कोई सफलता आगे मिलती नहीं। तो इस पूरे सब्जेक्ट पे आपकी व्यवहारिक आपका अनुभव इतने सालों का क्या रहा श्रीमान रमानी सर? अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अब बात करें तो इसका मेन जो एम है वो है कि ग्लोबल लेवल पे एजुकेशन लाइन में हमें इंडिया को सुपर पावर बनाना है, एजुकेशन लाइन में सुपर पावर बनाना है। और अभी दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि एक बार कोई गलती से गलत स्ट्रीम में चले जाता है बच्चा, तो उसको दूसरी स्ट्रीम में नहीं जा पाता। और वो प्रतिभा जो होती है बच्चे की, वो वहीं का वहीं बेसिकली एक लाइन में अगर घुस गया तो उसी लाइन में बना रहता है और उसकी प्रतिभा वहीं फिक्स हो जाती है। और बाद में उसको आगे चल के जैसे पता चलता है कि वो गलत लाइन में चला गया और उसको तो दूसरी लाइन में ज़्यादा बेटर कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि विनय सर ने भी कहा कि ऐसा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि एक बार गलत लाइन अगर किसी बच्चे ने चूज कर लिया, या उस समय उसके समझ में वो था कि ये लाइन मेरे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में उसको लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है मेरे लिए, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। तो क्योंकि जो अभी तक जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें था कि वो क्योंकि दोबारा से दूसरी ट्रैक में नहीं जा सकता, उसको वापस से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम जो प्रतिभा है बच्चे की उसको हम बेसिकली आगे नहीं ला पाते। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या हुआ कि क्योंकि बच्चे के पास चॉइस है कि वो दूसरी पर्टिकुलर ट्रैक को भी चूज कर सकता है, तो अपनी प्रतिभा को भी दिखा सकता है वो, तो ये पॉसिबल है कि वो एक अच्छा काम करके एक अच्छे लेवल पे कुछ रिसर्च करके अच्छे लेवल के पेटेंट्स भी ला सकता है और बहुत अच्छा काम कर सकता है। अभी तक क्या हो रहा है कि एक फिक्स हो जाने के चक्कर में उसको भले ही बेसिकली उसको पसंद है या नहीं पसंद है, उसको क्या मन मार के वो करना पड़ता है। कुछ तो पेरेंट्स के दबाव में करना पड़ता है, कुछ समाज को देखते हुए, कुछ आपको लगता है कि उसको कि मुझे कैसे मेरी जॉब कैसे सिक्योर करूंगा, उसको देखते हुए वो क्या करता है उसी पे कंटिन्यू रहता है, बल्कि उसका मन नहीं करता उस लाइन में जाने का, फिर भी वो कंटिन्यू उसी में बना रहता है। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मल्टीपल ट्रैक्स में जा सकता है बच्चा, और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है इसके अंदर, जिससे क्या होगा कि हम जो हम चाहते हैं जिस तरीके का रिसर्च, जिस तरीके का हम चाहते हैं लेवल पे इंडिया जाए पहुँचे, वो पॉसिबिलिटी इससे पॉसिबल है। क्योंकि अभी तक 34 ईयर्स तक जो एजुकेशन सिस्टम एक ही तरह का बना रहा, उसमें एक फिक्सेशन होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो कि इस पॉलिसी से लगता है कि ये दूर हो पाएगी। दूसरा, इसमें मल्टीलिंगुअल फैशन में क्योंकि एजुकेशन दी जाएगी, तो ये जो भाषा की जो बाउंड्री, जो बाधा है, जो बैरिकेड लगा हुआ है, वो भी खत्म हो जाएगा। अब क्योंकि मल्टीपल लैंग्वेज में बस बच्चा सीख सकता है, जो पंजाब में रहने वाला पंजाबी में सीखना चाहता है तो पंजाबी में पढ़ सकता है, तो मराठी पढ़ना चाहता है तो मराठी में पढ़ सकता है। तो अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक क्या है, आपको 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में एजुकेशन लेनी है, उसके अलावा किसी और लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं ले सकते। तो ये जो बाधाएं हैं, अभी जो करंट वाले सिस्टम पहले चल रहा था उसमें बहुत सारी बाधाएं होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो उम्मीद है कि ये जो सिस्टम है, एजुकेशन पॉलिसी है, ये इन बाधाओं को हटाते हुए और बच्चों को एक नया बेसिकली प्लेटफॉर्म देगा और अच्छी तरह से बच्चे अपने प्रतिभाओं को आगे दिखाएंगे और अच्छे हमारा पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया और इस तरह की चीजों में आगे बढ़ पाएंगे हम। मेरा मतलब हाँ जी सर। रिसर्च बड़ी इम्पोर्टेंट है। आज भी हम ये देखते हैं पूरी दुनिया में जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उन टॉप यूनिवर्सिटीज में इंडिया की यूनिवर्सिटीज के नाम नहीं आ पाते। रिसर्च में हम काफी पीछे रह जाते हैं। सर क्या होना चाहिए? तो साइंटिफिक अप्रोच रिसर्च के लिए जरूरी है कि रिसर्च फैसिलिटीज प्रदान करना जरूरी है। अभी हम जो रिसर्च लेबोरेटरी, जिस लेवल की रिसर्च लेबोरेटरीज हम बच्चों को हमें देनी चाहिए, वो हम नहीं दे पा रहे। और अगर हम पूरे देश में देखें, बच्चा कोई बहुत अच्छा कर रहा है, अगर उसको कुछ और अच्छा कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो उस तरह की अगर रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, तो भारत के अंदर बहुत टैलेंट है, बच्चों में खूब टैलेंट है और वो कर सकते हैं अच्छा। तो अगर वो फैसिलिटीज प्रदान हो और अगर अपॉर्चुनिटीज मिले, तो भारत के बच्चे काफी अच्छा काम कर सकते हैं। और ये इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम एजुकेशन लाइन में भारत एक सुपर पावर बनना चाहता है।
दैट इज बेसिकली द थिंग जो कि इस पॉलिसी का एक पार्ट है। रमन जी, ये जो पीएचडी के अंदर भी शब्द जुड़ा हुआ है फिलोसॉफी, हाँ, यानी कि दर्शन, हाँ, हर सब्जेक्ट के जो शोधार्थ शोध करने वाले हैं वो किस तरीके से क्या दर्शन डेवलप हो और वो आगे उस चीज को समझ के, क्योंकि मैंने खुद ये फील किया है यूनिवर्सिटीज में जो भी पीएचडी करते हैं, जो उनको जो जमा कराने पड़ते हैं, जो उनको काम मिलता है जमा कराने के लिए, उसे कट कॉपी पेस्ट उस पर होता है, कहीं उसमें दर्शन, वो जो इस सब्जेक्ट में बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आगे बढ़ने के लिए। एक कॉपी पेस्ट तो बेसिकली अब अलाउड नहीं है, वो चीज कॉपी पेस्ट वाला पार्ट नहीं होता है इसके अंदर। ओनली थिंग इज कि जो चीज जो रिसर्च इस लेवल की चाहते हैं उस लेवल पे लाने के लिए उसकी एक्सपर्टाइज, उसका जो मन है जहाँ पे उसको कर सकता है काम, वो उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम जो चाह रहे हैं वो नहीं आ पा रही से, वो दिक्कत है यहाँ पे। थैंक यू सर। अब मैं सर ये इस वेबिनार का जो नेक्स्ट जो हमारा खंड है क्वेश्चन आंसर का, उसको मैं शुरू कर लेता हूँ और फ्लोर को मैं ओपन करता हूँ कि आप अपने क्वेश्चन हमें भेजिए, जिससे कि मैं जो हमारे अनुभवी पैनलिस्ट हैं उनसे वो क्वेश्चन करके उनकी राय जान सकूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, मैंने नाम नहीं दिया है, वो संजय सर से जानना चाहते हैं। ऑनरेबल संजय सर, कैन यू टेल मी दैट हाउ कैन आई प्रिपेयर आरजेएस विद 3 ईयर एलएलबी, यानी कि मैं 3 साल की जो एलएलबी करने के साथ में आरजेएस की प्रिपरेशन किस प्रकार कर सकता हूँ। संजय सर म्यूट हो रखे हैं, आप म्यूट हो रखे हैं। यस सर, मैं अभी मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, मैं से बताना चाहता हूँ सर कि इस समय लॉ प्रोफेशन बहुत ही ग्रोविंग प्रोफेशन के रूप में उभर रहा है, और जब जब सोसाइटी के अंदर मेट्रिस्टिक और एक अप्रोच बढ़ेगी तब तक ये डिस्प्यूट्स और बढ़ेंगे। तो ये प्रोफेशन तो बहुत अच्छा आपने सेलेक्ट किया है। अब आपने कहा 3 इयर्स के साथ कंपनी सेक्रेटरी एंड आरजेएस, तो सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आपको अपना करियर कॉर्पोरेट की तरफ ले जाना है, कॉर्पोरेट में आप सर्व करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सीएस इज ए वेरी राइट चॉइस। और एक आरजेएस में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोनों तैयारी साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि सीएस जो है वहाँ पे आपका जो टोटल स्टडी है वो कॉमर्शियल लॉज से रिलेटेड स्टडीज है, और आरजेएस में आपको जो दूसरे क्रिमिनल ब्रांच है उसमें भी आपको पढ़ना होगा। पर आपको फिर भी अगर दोनों साथ में करनी है तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी होगी, और दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी है। पर अगर आप दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तो आपकी रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। आज हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि आप एक ही कोर्स करिए, पर रिस्क काफ़ी अधिक है। आरजेएस में सिलेक्शन अगर 1000 बच्चों में से बहुत ही 5 बच्चों का या 10 बच्चों का होगा, तो सीएस में जो है परसेंटेज आपका 40%, 50%, 60% तक भी सक्सेस रेटिंग है। तो अगर आप दोनों कोर्स को साथ में परस्यू करते हैं तो आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे, और सीएस के साथ अगर आप लॉ कर लेते हैं तो भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और आरजेएस कर लेते हैं तो वो और भी बहुत अच्छी बात है। पर इन दोनों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी आपको, हार्ड वर्क काफ़ी करना पड़ेगा, और आरजेएस की पढ़ाई में भी आपको सीएस की पढ़ाई हेल्प प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद सर। अच्छा, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग। ये ओपन जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, क्वेश्चन आंसर्स है, उसके अंदर आंसर्ड सेक्शन में आपको और क्वेश्चंस मिल जाएगा which I have already answered. So other panelists, if they want to answer, you can read out those questions on the answered section, please. धन्यवाद चटर्जी सर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ जो आए हैं श्रीमान पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार पुनीत जी पूछ रहे हैं, क्या ऑनलाइन शिक्षा भविष्य में कारगर सिद्ध हो पाएगी
और भारत जैसे देश जहाँ गांव में अभी भी इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में बच्चे किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? श्रीमान चटर्जी जी, आप कुछ कि मैं अपना आंसर ऑलरेडी टाइप कर दिया था, बट आई विल अगेन आंसर। मैं जो चीज समझता हूं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको जब किसी चीज का जरूरत हो तभी वो चीज आप बना भी लेते हो। तो हमारे जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है, आप अगर 2020 और 2021 को कंपेयर करो तो आपको दिखेगा 2021 में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आगे बढ़ा है। तो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, विलेजेस को भी आप इंक्लूड कर लो तो काफी आगे बढ़ा है। हम लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन ऑप्शन, ओनली ऑनलाइन ऑप्शन, अगर बिल्कुल ऑफलाइन नहीं हो तो ऑनलाइन ऑप्शन इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। आई थिंक ऑल पैनलिस्ट विल एग्री विथ मी कि सिर्फ ऑनलाइन ऑप्शन इज नेवर द बेस्ट ऑप्शन, बट गिवन द कंडीशन ऑफ द पैंडेमिक इट इज द बेस्ट ऑप्शन। पैंडेमिक में और कुछ किया नहीं, इट इज द बेस्ट ऑप्शन गिवन द पैंडेमिक। नाउ कम्स ऑनलाइन में क्या कुछ भी अच्छा नहीं है? आप देखो, आज एक बच्चा जो, मान लो इंजीनियरिंग के बात मैं करता हूं, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग मैं इंजीनियरिंग फोकस्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं। तो इंजीनियरिंग के बात अगर आप करो तो एक बच्चा इतना सोचता था कि मेरे प्लेसमेंट में कौन से कंपनी आएगा, जयपुर के कोई कंपनी, दिल्ली का कोई कंपनी, ज्यादा से ज्यादा बेंगलोर से दो या तीन कंपनी आ जाएगा। लेकिन आज आप देखो प्लेसमेंट एक बच्चा के लिए वर्ल्ड इज द लिमिट। वो अमेरिका में कोई कंपनी का प्लेसमेंट हो रहा है उसमें भी बैठ सकता है, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी हो रहा है उसमें भी बैठ सकता है, बिकॉज इट इज इन ऑनलाइन मोड। आप हमारी यूनिवर्सिटी में आई हैव सीन इट इज एन इनॉर्मस पैकेज। 2021 में बच्चा को करीब करीब 1 करोड़ रुपया सालाना का पैकेज मिल गया। ये तो 2019 तक नहीं होता था, बिकॉज इट इज हैपनिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक अमेरिका, लाइक गीगा डेटा सेंटर एटलांटा। तो ये एडवांटेज है। एक बच्चा आज MIT, हार्वर्ड, ये सब जगह का कोर्सेस कर रहे हैं जो 2019 तक हम नहीं सोचते थे। तो वो एडवांटेजेस ऑनलाइन का जरूर है, लेकिन डिसएडवांटेजेस है। जैसे ऑपरेशन, एक MBBS स्टडी में ऑपरेशन तो देखो अल्टीमेटली आपको ऑफलाइन करना होगा, ऑनलाइन में तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। तो MBBS का पढ़ाई ऑफलाइन भी जरूरत है, एक बच्चे का खेलकूद का भी जरूरत है। तो वो सारी चीजों के लिए ब्लेंडेड लर्निंग का होना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन भी होना चाहिए, ऑफलाइन भी होना चाहिए। जी सर, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन शुरू हुआ था वो ये हुआ था कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और जो काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर इंटरनेट और उसकी फैसिलिटी नहीं है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में जो भी मेरी उम्र है तो शायद मैं सभी को आज से 30 साल पहले वापस लेके जाना चाहूँगा, जहाँ पर एक मोहल्ले में एक टीवी होता था। या मैं उस जमाने में लेना चाहूँगा जहाँ पर VCR और VCP किराए पे लाया जाता था रात भर के लिए, और आसपास के 15 घर जो हैं एक ही घर में बैठ के रात भर 4 पिक्चर देख के सवेरे अपने अपने घर में वापस आते थे। क्या इस सोच की तरफ कोई सोचना नहीं चाहता कि आज हम 4 इंस्टीट्यूशन अगर आपस में बैठे हुए हैं तो हमारे यहाँ जो फैसिलिटी अच्छी है और आपके यहाँ जो फैसिलिटी अच्छी है, क्यों ना हम हाथ मिला के अपनी अपनी फैसिलिटी अपने अपने बच्चों को और आपके बच्चों को आगे दें। तो क्या हम ऐसे क्लस्टर्स की बात नहीं कर सकते कि उस गांव में या उस जगह में कहीं ना कहीं पर तो 2 या 4 इंस्टीट्यूशंस या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जरूर होंगी जहां पर वो फैसिलिटी बहुत अच्छी होगी एज कम्पेयर टू अदर 10। तो क्या कोई एक ऐसे क्लस्टर्स नहीं बनने चाहिए जहां पर एक कम्युनिटी सर्विस की भी बात आ जाती है कि भी मेरे यहाँ पर आज की डेट में अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये एक टाइम अवेलेबल है शाम को या दोपहर का या रात का, इस टाइम पे मैं अपनी सारी फैसिलिटी आपके लिए ओपन करने को तैयार हूँ, और म्यूचुअल कंसेंट पे बैठ के एक बातचीत हो जाए कि हाँ भाई, और इस तरह से हम जो भी आप सुविधा की बात कर रहे हैं, जो भी आप इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो दूर दूर तक जा पाएगी। हम अपनी चीज को अपने अंदर ही दबा के रखना चाहते हैं कि किसी को पता ना चल जाए मेरे पास क्या है। अगर सपोज करो एक आपके इंस्टीट्यूशन में कोई एक आदमी रिसर्च पे काम कर रहा है और मेरे यहाँ पर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड यू नो दैट कि भी मेरे यहाँ पर वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो क्यों ना हम दोनों आपस में बात कर लें कि चलिए ठीक है, इस प्रॉब्लम पे हम दोनों मिलके काम करते हैं। फैसिलिटी मेरे पास भी है, फैसिलिटी आपके पास भी है। हमें कहीं ना कहीं पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और सबको अपनी अपनी दिक्कतें भी शेयर करनी होंगी और सबको अपने अपने सॉल्यूशन भी शेयर करने होंगे। इससे ये एजुकेशन पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आएगी।
बहुत उम्दा सुझाव है आपके तो। क्योंकि आईआईटी में मेरे को जाना है, तो आईआईटी में अब सभी तो जा नहीं सकते, लेकिन अगर जयपुर या राजस्थान के बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो हैं जितने भी हैं वो सब हाथ मिला लें, तो मेरे ख्याल वो फैसिलिटी जयपुर। बिल्कुल चांदना साहब, आपने बहुत बड़ी पहल की बात करी है, और मैं चटर्जी साहब से, बयानी साहब से और रामानी साहब से मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि आप कितना सहमत है चांदना साहब की बातों से। अगर पहल हो जाती है तो बाकी सहमत जरूर हूँ। एक चीज मैं सिर्फ और ऐड करना चाहता हूँ कि देखो, मैं पहले भी बताया आप लोगों को कि एजुकेशन पॉलिसी में भी ये चीज का हिंट दिया गया है कि गांव तक बच्चों का मान लो एजुकेशन व्हीकल भेजा जाएगा जिसके अंदर भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। तो दैट वे आल्सो इन विलेजेस एजुकेशन कैन बी रिच्ड। ये चीज मैं एक ऐड करना चाहूंगा। और जरूर आई एम टोटली एग्रीइंग विद डॉक्टर विनय दैट वी कैन डेफिनेटली शेयर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है। आप लोग जानते हो एनएमई आईसीटी बोल के है, जो बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो इफ एनीबडी वांट्स टू एक्सेस, हमारी यूनिवर्सिटी में भी उसका फैसिलिटी है। माय लाइब्रेरी एंड माय फैसिलिटीज एट यूएम जयपुर आर ऑल ओपन इफ यू वांट टू एक्सेस ऑल टीचिंग रिसोर्सेस एंड लर्निंग्स इम्पार्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। बिल्कुल, बयानी साहब आपका क्या व्यू है इस बारे में? सर, थोड़ा मुझे लगता है कुछ प्रैक्टिकली डिफिकल्टी भी है, कुछ जगह किया भी जा सकता है, जैसे फैकल्टी रिसोर्सेज है वो ऑनलाइन बैठ के शेयर किया जा सकता है, लेकिन हर इंफ्रास्ट्रक्चर हर समय विजिबल होगा तो कुछ क्लैसेस भी होंगे, कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ डिसिप्लिन। कोई भी नई पहल में आप तो जानते हैं सर, परेशानियां तो आती है, लेकिन वो पहल कितनी कारगर साबित होती है, कितनी सही सटीक है, क्या बेनिफिशियल है। मैं आपको अभी वर्तमान में जो मानसिकता हमारी एजुकेशन कम्युनिटी में जो लग रहा है उससे मुझे इम्प्रैक्टिकल लगती है बातें, क्योंकि कोई भी अपनी बातों को जो है सीक्रेट ही रखना चाहता है, ये हकीकत है, और वो उसको इस तरह से शेयर नहीं करना चाहता। ये हमारी कमजोरी समझ लीजिए या हमारे एटीट्यूड की प्रॉब्लम समझ लीजिए। उस वजह से मुझे थोड़ा सा ये इस समय वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देता है, क्योंकि देखिए इतनी एजुकेशन पॉलिसी में इतना बड़ा चेंजेस लाने में कितना समय लग गया, क्योंकि हम लोग एक नहीं है। क्योंकि आज हमारे को गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में इतनी चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना करप्शन है। क्यों? क्योंकि टीचर्स एक नहीं है, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशन एक नहीं है, तो इतने अच्छा होते हुए भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज आवर वीकनेसेस सर, क्योंकि जो जी रमानी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? समाज हमें आगे नहीं होने दे रहा है। अगर समाज ही रैंकिंग में हम लोगों को तोड़ देता है कि कौन पहले आएगा और कौन दूसरे पे आएगा, तो फिर सभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं पहल तो सरकार को भी लेनी होगी। हाँ, लेकिन सर सुझाव बहुत अच्छा है, और अगर क्या तरीका होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन का वो एक सोचने वाला विचार है, लेकिन सुझाव बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब, पैसा ही नहीं आएगा तो काम कौन करेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आया हमारे पास। कुलजीत जी पूछ रहे हैं कि सरकार द्वारा सभी स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस देने के लिए अभिभावकों को कह दिया है, और जबकि देखा जा रहा है कि अधिकतर संस्थाएं अपना स्टाफ को पूरा वेतन नहीं दे पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कुलजीत जी जाना। मैं थोड़ा पहले इसका आंसर लेना चाहता हूँ सर। आई वॉज ऑलरेडी टाइपिंग द आंसर, इसलिए आई एम टेकिंग इट। सी ऐसा मुझे मालूम नहीं ऐसा कौन से यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में फीस नहीं पे, सैलरी नहीं पे किया गया है, बट एज फार एज आई नो most of the universities have paid complete salary to the staffs and teachers. Like in our university, I can say few things कि हमारे जितने स्टाफ जितने टीचर्स है, you can verify, कभी भी एक पैसा भी सैलरी में कमती कभी भी नहीं किया गया था। इनफैक्ट हमारे एक ड्राइवर ही लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू द पैंडेमिक। वी आर कंटिन्यूइंग टू पे सैलरी टू हिज फैमिली मेंबर्स, ये भी आप कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हो। वी आर कंटिन्यूइंग टू पे, हम लोग उसका सैलरी भी स्टॉप नहीं किए। जो स्टूडेंट कोई पेरेंट्स, उसका फादर हो या मदर हो, अगर उसको लूज किए ड्यूरिंग द पैंडेमिक, आवर इंस्टीट्यूशन UEM IEM ग्रुप, वी हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज एंटायर स्टडी। 4 साल 3 साल का पूरे स्टडी का जिम्मेदारी हम लिए है। विदाउट फीस वी आर टीचिंग दैट स्टूडेंट इफ ही हैज लॉस्ट any of his earning member in the family,
तो इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि कोई एलुमनी मेंबर अगर अपना जॉब खो दिया है, ऐसा अगर हुआ है, तो वी हैव पेड हिम 1 लाख अप टू 1 लाख रुपीस ड्यूरिंग इन 2020। तो हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए और मेरे ख्याल से ज्यादातर यूनिवर्सिटी ऐसे स्टेप्स लिए होंगे। इन एनी केस वी हैव ऑलरेडी ऑलवेज एज एकेडमिशियंस वी हैव थॉट पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए बच्चों का पढ़ाई कभी भी रुकना नहीं चाहिए। शिक्षा प्रणाली की बात करें तो बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है विमेन एजुकेशन। श्रीमान संदीप बियानी जी विमेन एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और जो हमारी घर की जो पुत्रियां हैं, बालिकाएं हैं, वो आगे कैसे बढ़ सकती हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है मेरा बियानी साहब से, कि किस तरीके से हम हमारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, विमेन एजुकेशन पे किस तरीके से जोर दिया जाना चाहिए पॉलिसीज में और क्या किया जाना चाहिए विमेन एजुकेशन बढ़ाने। काफ़ी अच्छा सवाल है सर धैर्यवर्धन जी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारी सोसाइटी में अगर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे वो हमारा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम हो, इसमें जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब सॉल्व तब हो सकती है जब महिलाएं आगे आ जाए। क्योंकि देखिए, पुरुष जो है वो बहुत ही लॉजिकल माइंड है और महिलाएं इमोशनल माइंड है, और मुझे लगता है एक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, भावनात्मक लगाव की बहुत ज़रूरत होती है। अभी हमारे जितने भी, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, सभी लोग एक सेल्फिश नज़रिए रखते हैं और पूरी पॉलिटिक्स अपने आप को बेनिफिट बनाने का केंद्र बन गई है। मैं अपना भला कैसे करूं, सोसाइटी का केंद्र। जबकि अगर हम अपने घरों में देखें, हमारी मदर का एटीट्यूड, हमारी ग्रैंड मदर का एटीट्यूड, तो वो देने का एटीट्यूड है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जब हम सशक्त कर देंगे, महिलाओं को अच्छी पोजीशन दे देंगे, तो ये देश वास्तव में काफ़ी ग्रो कर सकता है। अभी देखिए ना, ओलंपिक में एक एक मेडल लाना एक पुरुषों के लिए कितना भयानक काम हो रखा है। और अब मुझे लग रहा है कि अभी हम जब भी मेडल ओलंपिक खत्म होगा तो हमें पता चलेगा हमारी लड़कियां ही वहाँ कुछ करके आई है। तो विमेन्स को आगे बढ़ाना, तो मुझे लगता है पूरी सोसाइटी को आगे बढ़ाना है। और जहाँ महिलाओं का सम्मान है, जहाँ महिलाएं आगे हैं, समझिए वो सोसाइटी सेंसिबल सोसाइटी है। वहाँ सेंसेस है लोगों के अंदर, वहाँ लोग इमोशनल है, वहाँ पे लोग एक दूसरे की केयरिंग करेंगे। तो अगर हम सभी लोग अगर इस बात पे विशेष प्रयास करें कि हमारे घर में जो है हम अपनी महिलाओं को अधिकार दें, वो हमारा ही अब ताकत है, वो हमारी सामर्थ्य है, वो हमारी शक्ति है, तो मुझे लगता है ये देश ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ सकता है। ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी का भी अध्ययन किया है और मैं साइकोलॉजी को समझने के बाद में ये बात बोल रहा हूँ कि जहाँ महिलाएं आगे आएंगी तो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। जी सत्य बिहारी जी, अगर कोई पैनलिस्ट इस संबंध में कुछ कहना चाहता है कि उनके वहाँ पे वुमेन एजुकेशन किस तरह से बढ़ रही है, तो श्रीमान वुमेन एजुकेशन पे तो कुछ कहना चाहिए। JECRC कॉलेज में वुमेन एजुकेशन को आगे करने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने वुमेन स्टूडेंट्स का जो है एक, दैट इज गर्ल्स का एक ग्रुप बनाया और उन गर्ल्स को जो है आसपास के नियर बाई विलेजेस के साथ अटैच करवाया। और उन गर्ल्स का काम सिर्फ यही है कि जो लेडीज जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाई या स्कूल को ड्रॉप कर गई, वो लड़कियां उन लेडीज को, उन माताओं को जाकर उनकी काउंसलिंग संडे या सैटरडे को उनके साथ सेशन करती हैं कि भी आपको कम से कम, आप नहीं पढ़ पाए तो पहले तो आपके बच्चों को आगे पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और एक मिनिमम एजुकेशन देने के लिए उनके साथ वो वहाँ पर क्लासेस भी लगाती हैं, ताकि कम से कम वो जो मिनिमम जो उनको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, साइन करना आना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ से जो एक स्टेप लिया गया है, यहीं के बच्चों के द्वारा जो चलाया जा रहा है, कॉलेज इसमें सपोर्ट करता है। आई थिंक यही एक तरीका हो सकता है कि जो लेडीज़ किसी वजह से नहीं पढ़ पाई हैं उनको इस स्ट्रीम से जोड़ा जाए, ताकि उनका क्योंकि अगर आपने सुना है कि अगर आदमी पढ़ गया तो वो बिजनेस करेगा, लेकिन अगर एक मदर पढ़ गई तो आने वाले 7 जन्मों तक वो अपनी जो आने वाली जो वो हैं जनरेशन्स हैं वो उनको एजुकेट कर पाएगी। इस डायरेक्शन में हम लोग थोड़ा बहुत बहुत बढ़िया सर। चटर्जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आपके वहाँ पे वुमेन एजुकेशन के regarding women education, to encourage women education in UEM Jaipur, at least we have given several scholarships. जो भी बच्चा गर्ल स्टूडेंट्स है, डिपेंडिंग ऑन हर मार्क्स, नॉट ओनली गर्ल स्टूडेंट्स, some marks is needed, merit must be considered,
उनका मान लो 60% से 70% मार्क्स है, देयर इज अ सर्टेन स्कॉलरशिप, 70% से 80% मार्क्स है, देयर इज अ सर्टेन स्कॉलरशिप। तो वी कीप ऑन प्रोवाइडिंग दिस स्कॉलरशिप। इसके अलावा आप अगर जानते हो कि IEEE के अंदर भी वुमेन सेल है, उसका वी आर मेंबर्स। फॉर दैट वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग प्रोग्राम्स। हम तो हमेशा वेबिनार करते रहते हैं जिसमें वी कीप ऑन एनकरेजिंग women to study. तो women entrepreneurship, we are providing seed money to women entrepreneurs. कोई women entrepreneurship setup करना चाह रहे हैं, we provide the seed money, उसका जितना registration होना चाहिए, जो होता है सब हम provide करते हैं। So there are few, I'm sure all colleges have taken some actions or the other, and the things are getting better day by day. आप अगर देखो ये जो सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके वजह से ही धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। धैर्यवर्धन जी एक बात और बताना चाह रहे हैं कि हमारा तो पूरा फोकस जो है एक्सक्लूसिवली ज़्यादा फोकस जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पे ही है। 8 इंस्टीट्यूशन सिर्फ एक्सक्लूसिव गर्ल्स हैं और 4 ही कोएड एजुकेशंस हैं। और गर्ल्स को जो हम लोग ट्रेनिंग की जब कोशिश है, ये हमारी शुरू से वेरी इंसेप्शन, क्योंकि राजस्थान में लड़कियों की सिक्योरिटी को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है और वो बहुत ज़्यादा उसको प्राथमिकता देते हैं। तो कीपिंग दिस व्यू पॉइंट और अपने जो ट्रेडिशन और हमारी जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 8 कॉलेजेस को तो पूरी तरह से डेडिकेट रखा है। और मेरे को इस बात की खुशी है कि पेरेंट्स काफ़ी ट्रस्ट करते हैं इस बात पे कि गर्ल्स एजुकेशन के लिए एक सेफ सिक्योर प्लेस है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। इस संबंध में रमानी जी से भी जानना चाहूँगा कि मणिवाल यूनिवर्सिटी में वुमेन एजुकेशन के लिए मैं संजय सर की और विजय सर की बात से सहमत हूँ। और जितना ज़्यादा हम वुमेन एजुकेशन पे एम्फेसिस डालेंगे, जितना हम उसको बढ़ाएंगे, उतना ही समाज अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा तैयार होगा समाज। हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मणिपाल यूनिवर्सिटी में क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर? मणिपाल में हमारे वैसे भी कोएड है, हमारे बच्चे मिक्स बच्चे आते हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों तरह के बच्चे आते हैं। फाइन सर, फाइन। अब मैं देख लेता हूँ सर, तो एक क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो एक अंजू भोजर जी हैं जो पूछना चाहती हैं संजय जी से। माय क्वेश्चन इज, कोरोना काल का बालिका की शिक्षा पर बहुत प्रभाव रहा है, लड़कियों की शिक्षा बीच में रुक गई है, तो ऐसे में परिवार वालों को कैसे जागरूक किया जाए? अंजू गुजर है, एमएड है, फर्स्ट ईयर बियानी कॉलेज से पूछ रहे हैं। वापस एक बार धैर्यवर्धन जी वापस एक बार बोलेंगे प्लीज? आपकी आवाज नहीं आ रही है। You are muted here. हाँ। Now it's आ रही है सर आवाज? Yes, now it's okay. हाँ। तो श्रीमती अंजू गुजर जी पूछ रही हैं, माय क्वेश्चन इज, कोरोना काल का बालिका की शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा है और लड़कियों की शिक्षा बीच में रुक गई है, तो ऐसे में परिवार वालों को किस तरह जागरूक किया जा सकता है? ये एमएड फर्स्ट ईयर है बियानी कॉलेज। अंजू देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जैसा अभी बताया गया कि जॉय सर ने बताया, विश्व जॉय सर ने, कि हर आदमी को आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो हमारे को समस्याएं आती है तो हमारे को उसी कांस्टेंट में एक सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। और एजुकेशन जो है वो कभी भी नहीं रुकने वाला प्रोसेस है। तो अगर मान लीजिए स्कूल और कॉलेज अगर ऑनलाइन मोड के ऊपर चल रहे हैं तो हमारे को ये जो बेस्ट ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना होता है। सो ऐसे परिस्थिति में जबकि पूरी सोसाइटी पूरा जगह लॉकडाउन है तो यही बेस्ट रेमेडीज हैं और इससे पढ़ाई पे रुकने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप अगर किसी कारण से डिसकंटिन्यू कर दिए तो आप प्राइवेट अपना एग्जाम दीजिए और आगे बढ़िए। लड़कियों की एजुकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सिर्फ इस पेंडेमिक की वजह से वो रुक नहीं सकती। आपको प्राइवेट एग्जाम, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप प्राइवेट एग्जाम का फॉर्म भर के अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू। मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। विपिन मित्तल जी पूछ रहे हैं, सर हाउ गवर्नमेंट विल रिकॉग्नाइज OST आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन? Aadhaar is not mandatory by Supreme Court during school admissions. There is no unique identity number of a student. इस बारे में चटर्जी सर अगर आप कुछ बताना चाहें। बिल्कुल, उन्होंने आंसर भी किया है इसका। I have already answered.
मैं इसका आंसर ऑलरेडी दिया, बट स्टिल आई विल आंसर यस। अगर आधार तो देखो अभी मैंडेटरी है, तो ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में एनईपी में बोला गया है, इट हैज बीन अनाउंस्ड दैट अ फॉर्मल ट्रैकिंग सिस्टम विल बी डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइंड आउट द ड्रॉप आउट्स। देखो जीआर तभी बनाया जा सकता है अगर ड्रॉप आउट्स को ढूंढ के निकलवा जा सके। तो गवर्नमेंट हैज सेड कि ट्रैकिंग सिस्टम विल बी डेवलप्ड, सो लेट अस वेट कि ट्रैकिंग सिस्टम एग्जैक्टली क्या बनते हैं। आई एम श्योर दैट अ वेरी फॉर्मल प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम विल बी डेवलप्ड, लेकिन आधार अगर जिस स्टूडेंट्स का आधार ऑलरेडी बना हुआ है, फॉर देम डेफिनेटली द ट्रैकिंग will be easier, but then I think this tracking system will be registered will be connected with a formal school register. As far as we are getting to hear that a formal school register system will be coming, जैसे हम अपना खुद का registration system रखते हैं, वैसे गवर्नमेंट में जैसे आप इंजीनियरिंग का सोचो या मान लो आप हायर एजुकेशन का सोचो, यूजीसी एक गवर्निंग बॉडी है, AICTE एक गवर्निंग बॉडी है, उसमें आपको स्टूडेंट्स का डिटेल्स फिलअप करना होता है। तो उसी तरह स्कूल एजुकेशन में भी एक गवर्नेंस के बाद बोला है देयर विल बी अ फॉर्मल सिस्टम फॉर गवर्निंग स्कूल एजुकेशन। तो ये फॉर्मल सिस्टम बन जाए गवर्निंग स्कूल एजुकेशन के लिए, देन आई एम श्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स विल हैव टू बी रजिस्टर्ड इन दैट, and through that the tracking system will be done. But whatever is the tracking system, some way or the other, I believe वो हमारे स्कूल के रजिस्टर से उसका लिंकेज होगा, उसी तरह से स्टूडेंट को ट्रैक किया जाएगा। That is what I believe, but let us wait and watch. सर राहुल शर्मा जी जानना चाहते हैं, अंडर NEP प्री प्राइमरी एजुकेशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्कूल्स। What according to you is the role of pre primary education in one's life, both student and parents? I did not get the question, just a minute. राहुल शर्मा जी पूछ रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन किसका है? राहुल शर्मा जी का। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ये क्वेश्चन कहाँ है सर। अच्छा, राहुल, अंडर NEP प्री प्राइमरी एजुकेशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल स्कूल्स, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द रोल ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन वंस लाइफ? ओके, मेरे ख्याल से देखो ये तो सालों से एजेस से चलता आया है। प्री प्राइमरी स्कूल आप जिस वक्त मान लो ऋषि मुनिया पढ़ाते थे उसी टाइम से चले आ रहे हैं। तो आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन टू से नो इट हैज गॉट सम, it does not have a role. Definitely it has got a big role to play as far as pre-primary education is concerned. I really feel that it has got a big role to play. And as for NEP is concerned, NEP पे बार आंगनवाड़ी के बारे में बोला गया है। If you just open the national education policy and search for the word आंगनवाड़ीज, आपको तो ये मान लो एटलीस्ट 10 बार मिल जाएगा। तो आई बिलीव गवर्नमेंट हैज गिवन अ लॉट ऑफ एम्फेसिस टू दिस प्री प्राइमरी एजुकेशन। पर इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन का जो रोल रहेगा बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, ताकि बच्चा स्कूल से डरे नहीं। होगा क्या, अल्टीमेटली डायरेक्टली अगर वो प्री प्राइमरी नहीं करते हुए डायरेक्ट अगर आता है तो उसको क्या जो उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं बन पाता है, उसको डर लगता है, बोलते हैं मैं स्कूल क्यों जाऊँ। तो एक इंटरेस्ट पैदा करने के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है और वो इसलिए रखा गया और जरूरी है, इम्पोर्टेंट। सुरेश रस्तोगी जी का भी इससे जुड़ा हुआ लगता है, and it is a major change in our education system. It would require upgradation of a skill human resource in school and college. It is really practically implementable. Okay. Government might give rapid training to government sector human resource, but what will be happen to middle and low tier private school and colleges? तो वो जानना चाहते हैं कि जो ये मिडिल और लो टायर उसमें है, उसमें कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा? रमानी साहब, आप आंसर करना चाहेंगे? हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि कई सारे डिफरेंट ट्रैक्स की बात हो रही है और डिफरेंट एजुकेशन की बात हो रही है। तो इनिशियली क्या होगा कि जो भी स्कूल्स हैं वो क्या करेंगे, गेस्ट फैकल्टी के रूप में रखेंगे, और जैसे ही लगेगा कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और बच्चे बढ़ रहे हैं, then they can appoint the teacher as a full time teacher, regular teacher के रूप में तब रख सकते हैं। पर इनिशियली क्योंकि जब बच्चे कम हैं इनिशियली, तो गेस्ट फैकल्टी रख के इसको पूरा कर सकते हैं, और बाद में वो जैसे लग रहा है कि बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो they can recruit them as a full regular teacher। और देखिए और एक चीज, if you allow me to add,
देखो हर जगह पे रेशियो होता है, मतलब हमारे हायर एजुकेशन में भी जब टीचर्स के बारे में बोला जाता है कि इतना टीचर्स का काउंट आपको शो करना होगा, तो एक रेशियो से होता है। अगर आपके पास इतना स्टूडेंट है तो इतना टीचर, मान लो 90 स्टूडेंट्स तो 90 डिवाइडेड बाय 15 और 90 डिवाइडेड बाय 25 to 6 टीचर्स, ऐसे बोला जाता है। तो इन स्कूल एजुकेशन ऑल्सो इफ दिस टीचर्स काउंट कम्स अंडर द रेगुलेशन जो बताया गया है एटलीस्ट, तो वहां पे भी ये एक रेशियो रहेगा। तो जैसे आपका क्वेश्चन है कि मिडिल लेवल स्कूल्स एंड कॉलेजेस जहां पे ज्यादा बच्चे नहीं आते हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे जरूर मेरे ख्याल से ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाएगा कि आपके पास कम बच्चे हैं लेकिन टीचर उस हिसाब से काफी ज्यादा होना पड़ेगा। आई डोंट थिंक दैट एक्सपेक्टेशन विल बी केप्ट बाय द गवर्नमेंट। फाइन सर, समय सीमा को ध्यान रखते हुए आखिरी में क्वेश्चन ले लेता हूँ सर। कपिल तेजवानी जी जानना चाहते हैं, अपने देश में विज्ञान को महत्व नहीं दिया जाता, बाहर के देशों में साइंस फेयर होते हैं, बच्चों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है, अपने देश में रिसर्च कम होती है। यूएसए, यूके, जर्मनी, रशिया में रिसर्च ज्यादा होती है, ज्यादातर नोबेल प्राइज भी वहीं दिए जाते हैं। अपने देश में रिसर्च के लिए क्या करना चाहिए, क्या नीति में कुछ करना चाहिए? चंदना साहब अगर उसका। सर मैंने ना इसका आंसर थोड़ा सा हार्श वर्ड में दिया है। मेरा जो ओपिनियन था कि आपको रिसर्च करने से रोका किसने है? आपको प्रोत्साहित और आपको सेल्फ मोटिवेटेड होने से रोका किसने है? क्या मैं आपको जबरदस्ती आपकी गर्दन पकड़ूं और बोलूं कि भी आप रिसर्च करो आके? तो ये सारा सेल्फ मोटिवेशन हिसाब है। ये एक परसेप्शन है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती, होती है। जो कर रहे हैं वो रिसर्च कर रहे हैं। तो अगर तो स्कूल लेवल से ही उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रिसर्च, पेटेंट, कॉपीराइट जो कुछ भी है, अगर बच्चे को स्कूल एजुकेशन प्राइमरी लेवल से सिखाने लगें तो कहीं ना कहीं ठीक है, मोटिवेशन और आएगा। लेकिन अगर ये कह देना कि मोटिवेशन कहाँ है, तो मोटिवेशन सेल्फ है गुरुजी। जबरदस्ती मोटिवेट किसी को नहीं किया जा सकता। I will wholeheartedly second डॉक्टर विनय in this कि सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च की तो देखो, रिसर्च करने के लिए क्या लगता है, यू हैव योरसेल्फ, यू कैन डू रिसर्च। आप जानते हो एक क्लिप, जो क्लिप से आज हम पेपर को रोकते हैं, दैट क्लिप इज अ पेटेंट। तो कोई ना कोई तो उसको सोच के निकाले है। पेपर वेट अप रखते हो, दैट इज अ पेटेंट। आप जैसे स्टेपलिंग करते हो, दैट इज अ पेटेंट। तो आपको तो कोई रोका नहीं है। इफ यू हैव द मोटिवेशन यू कैन डेफिनेटली डू रिसर्च। और देखो जिस कंट्रीज से आप कंपेयर कर रहे हो, ये बात भी है कि वी आर maybe we will reach those countries level as far as money economy is concerned. Maybe in future we'll reach, but अभी तो हम अगर आप इकोनॉमी का भी देखो, we have not reached that zone. आप अगर जापान से कंपेयर करो, अमेरिका से कंपेयर करो, तो रिसर्च का फंड गवर्नमेंट के तरफ से उतना एक्सपेक्ट करना I think is too much of an expectation. But then again, I will wholeheartedly second Dr. Vinay, you will have to be self-motivated and do research. Nobody has stopped you. सर बारिश चल रही है, मानसून आ गया है, काफी अच्छी बारिश लगी। प्लांटेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। क्या आप अपने जो कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज में प्लांटेशन की क्या स्थिति है, अगर कुछ आप बताना चाहें? सर इसमें तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया फ्रूटफुल JECRC। तो उसके अंदर हम लोगों ने अपने कैंपस के अंदर सबसे पहले तो 300 जो हैं फ्रूट के पेड़ लगाए हैं, और उस हर एक फ्रूट के पेड़ के साथ में एक फैकल्टी या उनको उनका सेल्फ के साथ जोड़ा है कि भी इसकी केयर तो हम करेंगे, लेकिन ये आपका बच्चा है, आपका पौधा है। नेक्स्ट हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो फ्रूटफुल जयपुर का कोशिश किया है लेने का, जिसके अंदर मैं बयानी जी के पास आऊँगा कि सर मैं आपके नाम का एक आम का पेड़ लगा रहा हूँ आपके कॉलेज के बाहर, तो आप कृपया करके इसे एक्सेप्ट करें, और आपका जो मन करे 100 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वो आप हमें दान दें, ताकि हम उस पैसे से किसी और के यहाँ जो है एक और पेड़ लगा सकें। और तीसरा इनिशिएटिव लिया सर, हमारा एक कैंपस और था कुकस रोड पे, जिसको काफ़ी पहले बंद कर दिया गया था। वहाँ करीबन 500 पेड़ थे जो किसी वजह से उनकी केयर नहीं हो पा रही थी। हमने 500 के 500 पेड़ को रीलोकेट करवा दिया है, यानी कि कुकस के कैंपस से हटाकर या तो यूनिवर्सिटी का कैंपस या अपने कॉलेज के बाहर, JECRC कॉलेज के बाहर जो गवर्नमेंट की लैंड है, वहां पर उसको रीलोकेट करवा दिया है, और 1 साल के लिए उसको केयर करने के लिए उसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। थोड़े बहुत इनिशिएटिव लिए हैं, और सर बहुत अच्छा लग रहा है जब आज बारिश के दिनों में किसी पेड़ के ऊपर अमरूद आ रहा है
तो वो टीचर आता है, सर ये मेरे नाम का पेड़ लगा हुआ है तो मेरा अमरूद आ गया है, तो हमने कहा जी आपका ही है, फैमिली का अमरूद है, तो सब मजे लें। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस इनिशिएटिव को आपके सामने रखना चाहूंगा। थैंक यू। बिल्कुल सर, शिक्षा के साथ में समाज सेवा की जो आपने बात करी है, वेल सेड सर। I wholeheartedly invite all panelists and all attendees to the University of Engineering and Management UEM Jaipur. हमारे वहाँ पे 1,500 पेड़ है. All buildings are covered on all sides by trees. I request all of you to come to the campus. It is a totally green campus. It's an wholehearted invitation from my side. All panelists, all attendees, अब जरूर एक बार हमारे कैंपस विजिट करें. मैं भी सभी पैनलिस्ट को इनवाइट करूंगा हमारे कैंपस को देखने के लिए. हमारा कैंपस भी ग्रीन कैंपस, टोटली ग्रीन कैंपस है, और ग्रीन कैंपस का अवार्ड भी मिला हुआ है हमें. और जिन्होंने देखा होगा मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को पता होगा कि किस तरह से कैसे बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी. मैं भी चाह रहा हूँ सर कि हम तो एकदम हार्ट ऑफ द सिटी है, तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं, तो हमारा हेड ऑफिस जो है वहाँ पे भी हमने जितने प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज के जो 2 एक्सटेंशन जो कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, वो तो फिर 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन वो एकदम सेंट्रली लोकेटेड है. मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं गमला नहीं रख सकता था, प्लांट नहीं रख सकता था. सो इनवाइट, और डेफिनेटली आई विल कम. विनय जी मैं भी आऊंगा, और उनसे मुकेश से मिलते रहते हैं, मुकेश जी से मिलते रहते हैं, तो वो आपकी जो प्लानिंग है उसको मैंने उनसे सुना था. बट इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है. मुझे लगता है कि ऐसा ये इनिशिएटिव हमें भी लेना चाहिए. हम आपसे मिलने का मन था, तो ये जो आज सेशन स्टार्ट हुआ कि ऑनलाइन के क्या फायदे हैं, कि जिनसे मिलने के मतलब, तो ऑनलाइन से तो मुलाकात हो गई, अब दिल मिल गया है सर फिजिकली मिलना बाकी है. ऑनलाइन तो सिर्फ चाय अपना जो है अपना खुद पी रहे हैं. जब मिलेंगे तो कम से कम ये आंख से आंख मिला के हम आपस में बैठ पाएंगे, तो ये फायदा हुआ ऑनलाइन का सर. यस बिल्कुल सर. आज की इस वेबिनार में तो पहल की बात चंदन साहब आपने करी है, जिस तरह से प्लांटेशन को लेकर बातचीत हुई है. बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं वेबिनार के फायदे निकलते ही हैं, और स्टूडेंट्स भी नई नई बातों को जानेंगे, नए नए मंत्र आपसे सीखे हैं. और बियानी साहब को तो मैंने मोटिवेशन गुरु के हिसाब से सुना ही था, लेकिन आज वाकई में इन्होंने जिस तरह से स्टार्टिंग करी है इस वेबिनार की, तो मुझे लग गया वाकई में बहुत अच्छे मोटिवेशन गुरु है. पहुंचना पड़ेगा आपके पास. पुनीत जी, आपने आज काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने धैर्यवर्धन जी ने. तो हम चाहते हैं कि हम सभी लोग यहाँ बैठे हुए, हम सभी लोग एक दूसरे को इनवाइट करें, एक दूसरे के कैंपस जाएं, वहाँ की ग्रीनरी देखें, अपने नॉलेज को शेयर करें. बिल्कुल, नॉलेज को शेयर करें. कैंपस है, जब आपका तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ को, क्योंकि सबसे बड़ी जो पावर है वो तो एक टीचर की पावर ही है. सो आप और मैं काफी अनुभव किए हैं, हमने काफी चीजों और चैलेंजेस को फेस किया है, तो हम अपने एक्सपीरियंस को यूथ के साथ में शेयर करें. सो जैसी ये चीजें स्ट्रीमलाइन होती है, मैं खुद भी पर्सनली आना चाहूंगा और आपको भी इनवाइट करता हूँ. थैंक यू. संजय सर, आपने जो कहीं बीच में बोला था ना कि हम सब आपस में मिलेंगे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो यहाँ पर आपने कंक्लूड कर दिया कि हम 4 तो मिल गए हैं सर. हाँ जी, मिलेंगे और सब इंस्टीट्यूशन मिलते चले जाएंगे. हाँ जी सर. ये बहुत ही अच्छा वेबिनार चल रहा है. इसमें अभी और भी कई सब्जेक्ट अभी हम कवर कर सकते हैं, लेकिन समय की सीमा को ध्यान रखते हुए हम आगे भी इस तरह के इनिशिएटिव लेते रहेंगे सर. आज समय मैं इसको समाप्त करना चाहता हूँ आज के वेबिनार को, और आप सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद है सर. आपने इतना अच्छा अपना प्रेजेंटेशन रखा, और मुझे उम्मीद है कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने आपके अनुभव और कीमती मूल्यवान सलाह को सुना होगा, और वो उसे अमल करेंगे. धन्यवाद. Very much, sir. Very, very thanks. Thank you very much.